आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का उज्ज्वल आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हर हफ्ते की जो एसटी आपकी होती है उन्हीं का सलूशन आज हम लोग देखते हैं रोज। और यहाँ पर आज हम लोग लेकर आए हैं एसएससी का जो भी आपका मॉक टेस्ट हुआ था 8 नवंबर को, उसी का सलूशन आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो टोटल आपको पता है कि मैथ में आपके 25 क्वेश्चन होते हैं एसएससी में, उन्हीं 25 क्वेश्चन को आज हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से है। कहा गया कि 10 और x का तीसरा अनुपात 90 है तथा 12 और y का तीसरा अनुपात 27 है, तो x प्लस y का मान बताना है, ठीक है ना। तो यहां पर कहा गया कि 10 और x का तीसरा अनुपात, थर्ड प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है, कितना है 90 है ना। यानी एक संख्या थी 10 और x, उसमें उसका जो थर्ड प्रोपोर्शनल था वो कितना था 90। तो यानी अगर हमें देखा जाए तो यहां पर हमें प्रथम प्रोपोर्शनल पता है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, हमें थर्ड प्रोपोर्शनल पता है, ठीक है ना। हमें किसका बताना है, इस x की वैल्यू, यानी ये जो होगा वो आपका मध्यानुपात रहा होगा, क्योंकि थर्ड प्रोपोर्शनल तो पूछा ही है। तो मध्यानुपात यानी x बराबर क्या होता है, आपको पता है कि अगर आपको मध्यानुपात निकालना है तो प्रथमानुपात और तृतीयानुपात का गुणनफल लेकर के उसका क्या निकालते हैं, वर्गमूल। क्योंकि आपको ये चीज बताई गई होगी कि मध्यानुपात निकालने का तरीका क्या है। मध्यानुपात बराबर होता है √AC। ए का मतलब होता है प्रथमानुपात और सी का मतलब होता है तृतीयानुपात। तो यहाँ पर जो x है वो मध्यानुपात है, तो यहाँ पे 10 को 90 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 900 हो जाएगा, और 900 से हमारा क्या बनेगा 30 बनेगा। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी, कोई दिक्कत। फिर कहा गया कि 12 और y का तीसरा अनुपात कितना है 27, यानी फिर वही कंडीशन बोल रहा है कि जो y है वो भी एक मध्यानुपात है, क्योंकि ये हुआ हमारा पहला और ये हो गया हमारा तीसरा, तो y जो होगा वो मध्या होगा। यानी फिर से हम वही काम करेंगे, 12 को किससे गुणा कराएंगे 27 से, और फिर उसमें हम लोग उसका वर्गमूल देखेंगे। तो 12 और 27 का हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 12 को 4 गुणे 3 लिख सकते हैं, 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो यहां से हमारे पास में क्या बाहर आएगा, 4 से बाहर आ गया 2, 3 से बाहर क्या आ जाएगा भाई, पेयर बनेगा 3, और 9 से फिर से 3 आएगा, तो 3 त्रिक्का 9 दूनी कितना हो गया 18। यानी y की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी भाई, 18 आ जाएगी। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है ना सभी को। यहाँ पे x का मान 30 हो गया और y का मान 18 हो गया। तो हमसे पूछा है x प्लस वाई की वैल्यू, तो x और y को जब ऐड करेंगे तो 30 में 18 जुड़ेगा तो 48 होगा। क्लियर है बात, आगे बात सभी को समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, 5 घंटियां हैं, 36 मिनट, 60 मिनट, 48 मिनट, 24 मिनट और 80 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि सभी घंटियां 11:12 AM पर बजती हैं तो वह समय ज्ञात कीजिए जिस पर सभी घंटियां फिर से एक साथ बजेंगी। तो इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं कि ऐसा कौन सा समय होगा, ऐसा कौन सा समय अंतराल होगा जितने समय अंतराल के बाद ये जो घड़ियां होंगी वो एक साथ बजेंगी। तो अगर आपको ये निकालना है कि वह समय अंतराल क्या होगा कि जब ये घड़ियां एक साथ बजेंगी, तो आपको इनके जो अलग अलग समय अंतराल हैं इनका लेना पड़ेगा एलसीएम। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम लिखेंगे। कितना एलसीएम भाई, पहली घड़ी है वो 36 मिनट के अंतराल पे, दूसरी घड़ी 60 मिनट के अंतराल पे, है ना, तीसरी घड़ी जो है वो 48 मिनट के अंतराल पे, और जो आपकी अगली घड़ी है वो 24 मिनट के अंतराल पे, और जो लास्ट घड़ी है वो 80 मिनट के अंतराल पे बजती है। आपको इन सबका लेना पड़ेगा एलसीएम। तो आपको इन सबका लेना पड़ेगा क्या, एलसीएम। भाई इसका एलसीएम कितना आ सकता है, अगर इसके एलसीएम की बात करें तो इसका एलसीएम कितना हो सकता है, सोचिए जरा। अगर इसका एलसीएम हम लोग निकाल के बताएं तो 36, 60 और 48 और उसके बाद 24 और किसका 80 का हमें एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम लेने के लिए आपको पता है ये सारी संख्याएं आपके पास
किससे कट रही हैं? 2 से कट रही है ना, एकदम डिटेल में करेंगे इसको। 18 होगा, यहाँ पर 30 होगा, यहाँ पर कितना होगा 24, यहाँ पर 12 और यहाँ पर कितना होगा 40। ठीक है, फिर 2 से इसको काटेंगे, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इसके आगे चलते हैं, है ना। इसके आगे अगर हम चलेंगे तो क्या होगा, देखिए भैया, इसके आगे हम लोग चलेंगे तो फिर से 2 से कटेगा, तो ये आपका 9 हो गया, 15 हो गया, 6 हो गया, है ना, 3 हो गया और ये 10 हो गया। फिर 2 से काट दीजिए, तो ये आपका 9, 15, 3, 3, 5, सही है। उसके बाद ये 3 से कटेगा, तो 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा, ये आपका 3 पचे 15, 1 1 और ये आपका कितना 5 हो गया। फिर 3 से कटेगा और फिर लास्ट में 5 से कटेगा, तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, है ना, 16 16 तो ये कितना हो गया 48, 48 गुणे 5, है ना। 48 को किससे गुणा करेंगे हम लोग, 5 से गुणा करेंगे और उसके बाद किससे गुणा कर देंगे, 5 से गुणा करने के बाद कुल मिला के हम 15 से गुणा कर देते हैं। तो 15 अट्ठे 120 के 0 हासिल आया 12, 15 चौके 60 और 12 72, यानी 720 हो जाएगा। लेकिन ये सारी कहानी आपको पेपर में नहीं करनी होती है ना, आप लोग डायरेक्ट बता पाएंगे कि इसका एलसीएम कितना होगा 72 कैसे। आपको पता है सबसे बड़ी संख्या हमारे पास में कितनी है 80, 80 का मल्टीपल हमें खोजना है, तो 80 का पहला मल्टीपल 80 होता है तो इनसे नहीं कटता है, दूसरा मल्टीपल करोगे तो 160 होगा, नहीं कटेगा। ऐसे ही तीसरा करते करते हम लोग 9वें मल्टीपल पे पहुंचेंगे और 9वां मल्टीपल 720 होगा, जो कि क्या होगा कटेगा। यानी ये वो समय है जब ये सभी घड़ियां एक साथ बजेंगी, यानी इतने मिनट के अंतराल पर, हर 720 मिनट के अंतराल पर ये घड़ियां एक साथ बजेंगी। ठीक है ना, तो 720 मिनट को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं घंटे में, तो 720 मिनट को घंटे में बदलने के लिए इसको किससे भाग करना पड़ेगा 60 से। ये कटेगा कई बार में 12 बार में, यानी कि हर 12 घंटे के बाद ये जो घड़ियां होंगी वो बार बार बजती रहेंगी। तो देखो आखिरी बार कब बजी थी 11:12 AM पर, तो जब आप 11:12 AM से 12 घंटे ऐड करोगे तो वही समय बस PM में चेंज हो जाएगा, यानी आंसर जो हो जाएगा वो 11:12 PM हो जाएगा। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, एक बैग में 2 अलग अलग रंगों के सफेद और काले तथा 2 अलग अलग आकार छोटे और बड़े कंचे हैं। कुल कंचों का 30% काले कंचे हैं और कुल कंचों का 30% छोटे कंचे हैं। यदि सफेद कंचों का 2/7वां भाग छोटे कंचे हैं तो आपको बताना है तो काले कंचों का कितना भाग बड़े कंचे हैं। तो ये आपकी पूरा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा हुआ सवाल है CHSL में। ठीक है ना, बहुत बढ़िया सवाल है, देखिएगा इसमें बहुत इत्मीनान से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले क्या कहा गया क्वेश्चन में, ये कहा गया है कि सबसे पहले कुल कंचों का 30% क्या है काले कंचे, यानी अगर हम लोग कुल कंचों की संख्या 100 माने तो काले कंचे जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। सही है भाई, अगर काले कंचे 30 हैं तो यहां से बाकी बचे हुए कैसे कंचे होंगे सफेद होंगे, है ना। अभी तो ये कलर की बात हो रही है, इसके बाद हम लोग बात करें किसकी साइज की, है ना। ठीक है, तो यहां पर सफेद हो गया आपके पास 70। फिर कहा गया कि कुल कंचों का 30% जो है वो छोटे कंचे हैं। कुल जितने भी कंचे थे, यानी कि साइज की बात करें तो छोटे कंचे हमारे पास में कितने हैं, छोटे कंचे वो 30 हैं। तो अगर 30 कंचे छोटे हैं तो बड़े कितने हो जाएंगे हमारे पास में 70 हो जाएंगे। तो ये साइज की बात हो गई। फिर कहा गया यदि सफेद कंचों का 2/7वां भाग छोटे कंचे हैं, तो ये बताइए सफेद कंचे हमारे पास कितने हैं 70। इस 70 में छोटे कंचे जो हैं वो कितने हैं, छोटे कंचे जो हैं वो सफेद कंचों का 2/7वां भाग है। तो सफेद कंचों की संख्या 70 है, 70 का 2/7, तो 70 का 2/7 आप निकालो, 70 का 2/7 कै बार में जाएगा 10 बार में, यानी 20 कंचे जो हो गए वो क्या हो गए छोटे। ठीक है ना, ठीक है, 20 कंचे क्या हो गए आपके पास छोटे, है ना, सफेद, है ना। अच्छा, अगर हम लोग बड़े कंचों की बात करें, देखो सफेद कंचे टोटल कितने थे 70 थे,
उसमें से 20 कंचे क्या निकल गए, छोटे, तो बाकी बचे जो 50 कंचे हैं वो क्या हैं, बड़े हैं। आगे बात समझ में। फिर कहा गया काले कंचों का कितना भाग बड़े कंचे हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए, अगर छोटे कंचों में से 20 कंचे, छोटे कंचों में से 20 कंचे अगर सफेद थे तो काले छोटे कंचे कितने थे, काले छोटे कंचे, तो आप कहेंगे काले छोटे कंचों की संख्या कितनी थी, 10 थी, ठीक है। बताइए काले छोटे कंचों की संख्या कितनी थी, 10। तो बड़े कंचों की संख्या कितनी रही होगी, 20 रही होगी। बताइए, क्योंकि टोटल काले कंचे हमारे पास कितने हैं, 30, और छोटे कंचे हमारे पास कितने हैं काले, 10। तो बाकी जो 20 कंचे बचे काले वाले वो सब क्या होंगे, बड़े। अब आपसे पूछा है काले कंचों का कितना भाग बड़े कंचे हैं, तो बड़े कंचों की संख्या हमारे पास कितनी है, 20 है। और किसका पूछ रहा है, काले वालों का, तो कालों की संख्या कितनी है, 30। इसको काट देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2/3, यानी ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा, ए करेक्ट होगा। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से इस सवाल को हमें करना था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल आपका डीआई का है। 2022 और 23 में विद्यार्थियों की संख्या का योग के संगत कोण। ये देखो, ये जो परसेंटेज आपके सामने लिखा है, इस टोटल परसेंटेज का जो योग आएगा वो हमेशा कितना परसेंट आएगा, 100%। आप जब इन सबको जोड़ लेंगे, 15, 20, 25 है ना, 10 और 30 जोड़ के देखिएगा, 25 और 15 40, 40 और 20 60, 60 और 10 70 और 30 100, यानी कुल परसेंटेज जो हो गया वो कितना परसेंट हो गया, 100। 100% जो है वो डिग्री में कितने के बराबर होगा, तो 100% जो है वो डिग्री में 360 के बराबर होगा, है ना। तो 100% का मान 360 हो जाएगा। तो यहां से अगर हम 1% की वैल्यू निकालनी चाहें तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 360 बटे कितना, 100। ये 0 से 0 क्या होगा, कैंसिल। तो 1% का मान हमारे पास में 36 बटे कितना आ गया, 10 आ गया। 1% की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 36 बटे 10। अब आपसे सवाल में पूछा गया 2022 और 23 का योग। तो 2022 में देखिएगा कितने लोग हैं, 25%, और 2023 में कितने लोग हैं, 10%। कुल मिलाकर कितना हो गया, 35%। अब 35% के संगत कोण चाहिए, तो 1% की वैल्यू 36 बटे 10 डिग्री, तो 35 का मान निकालने के लिए 36 बटे 10 से इसको क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। 5 से कट जाएगा, 5 सते कितना होगा, 35, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। फिर आप इसको काटिएगा, 18 कट जाएगा, 2 अठरहियम कितना हो गया, 36 हो गया। 18 सत्ते आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 126। कोई दिक्कत किसी को, बस हमें इसको कन्वर्ट करना था डिग्री में। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल। कागज की एक आयताकार शीट की लंबाई चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। आयताकार शीट की परिधि, परिधि का मतलब उस आयत का परिमाप आपको दिया गया। तो परिमाप का फॉर्मूला जो होता है वो आप सभी ध्यान रखिएगा, 2l+b। आयत का परिमाप का फॉर्मूला 2l+b होता है। इसका जो मान है वो कितना है, 128 है। कोई दिक्कत, तो क्या हम यहां से l+b का मान निकाल सकते हैं क्या, 2 छंग 12, 2 चौके 8। तो l+b की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 64 आ गई। अब आपसे कहा गया कि कागज आयताकार शीट की लंबाई जो है वो चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर ज्यादा है। ज्यादा होने का मतलब यह है कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर 24 है। जैसे अगर हम आपसे 24 सेंटीमीटर ज्यादा हैं तो इसका मतलब है कि आप में और हमारे में अंतर कितने का है, 24 का है ना। ज्यादा तभी आएगा ना, तो यानी l-b बराबर कितना है, 24 है। और आपने l+b का मान पहले से ही निकाल रखा है। आगे बात समझ में। तो l+b का मान 64 हो गया, l-b का मान 24 हो गया, सही है। अब इसके बाद आप ध्यान रखिएगा, जब आपको दो संख्याओं का योग पता हो और दो संख्याओं का अंतर पता हो तो उन दोनों में बड़ी संख्या निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ करके किससे भाग कर लेंगे, 24 से भाग कर लेंगे। यानी 64 + 24 को किससे भाग कर लेंगे, 2 से। दोनों को जोड़ करके किससे भाग कर लिया जाएगा भाई, 2 से भाग कर लिया जाएगा।
तो आप इसको जोड़िएगा, 4 और 4 कितना हो गया 8 हो गया, 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया, 8 को आधा कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 44 इसका उत्तर होगा। तो इस तरीके से हमारा जो उत्तर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ते हैं, आसान सवाल था। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल में क्या कह रहा है 2p 5q बराबर 12 दिया है, p इंटू क्यू बराबर 3 दिया है और ये आपसे पूछा है। ये तो तभी पॉसिबल है जब हम इसका दोनों पक्षों में क्या कर दें वर्ग कर दें, तभी तो स्क्वायर बनेगा। तो हमें जो दिया गया है उसी का हम स्क्वायर करने जा रहे हैं। 2p प्लस 5q का होल स्क्वायर, दोनों पक्षों में आप क्या कर दीजिए वर्ग कर दीजिए। तो यहां पर क्या होगा 4p स्क्वायर भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पे खुल जाएगा ये, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a मतलब 2p इंटू 5q बराबर 144। 12 का स्क्वायर 144 होगा, आप जानते ही हो कि 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें यहां से आपको देखो इसकी तो वैल्यू बतानी ही बतानी, इसमें तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे है ना, इसको आप ऐसे छोड़ दो। यहां पर क्या होगा 5 दूनी 10, 10 दूना कितना हो गया 20, 20 गुणे क्या हुआ पी क्यू बराबर 144। अगर आप देखो तो सवाल में आपको पी क्यू की वैल्यू 3 दे रखी है, तो यहां पर हम 3 लिख सकते हैं। तो 20 तिहाई कितना हो जाएगा 60 बराबर 144। इसको ले जाकर उधर घटा दीजिए तो पी तो आपको मान मिल जाएगा। तो इसके बराबर आपको 144 माइनस कितना मिल जाएगा 60, कितना बचेगा भाई 84 बच जाएगा। यानी इसका जो उत्तर होगा वो 84 होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो चीज हमें निकालनी उस चीज को हम बार बार लिखेंगे नहीं। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चीजें गलत हो गई हैं, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहां पर एक्स वाई यानी वाई जो है वो 90 डिग्री कर लीजिएगा, इसको यहाँ पे 90 है ना तो इसको 90 डिग्री कर लीजिएगा है ना, इसको यहां से हटा दीजिएगा, ये चीज आपकी यहां से हटा दीजिए, इसको 90 आपका क्या होगा यहां से हट जाएगा है ना। वाई एन जो है वो एक्स जेड के लंबवत है। यदि एक्स वाई आपका दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर है ना, एक्स वाई की वैल्यू आपको 30 सेंटीमीटर दी हुई है, एक्स वाई बराबर आपको 30 दिया हुआ है ना। फिर आप यहां से इसको हटा दीजिएगा, 30 को यहां से हम हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। और फिर यहां से आपको एक्स जेड की वैल्यू जो है वो 34 दे रखी, इसको आप यहां समझिएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, y और n का मान बताना है। देखिए कहा गया है कि आपको एक बनाना है त्रिभुज, और ये त्रिभुज कैसा आना चाहिए एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का कॉन्सेप्ट होता है ना, यहां पर आपका x है, यहां पर y है और यहां पर z है, ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसमें कहा गया कि जो वाई एन है वो एक्स जेड पर क्या है लंबवत है, यानी ये जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, वाई एन जो है वो लंबवत है। क्लियर है? अब आपसे कहा गया कि एक्स वाई की वैल्यू यहां पर कितनी दे रखी है 30 दे रखी है, एक्स वाई का मान हमें कितना दे रखा है 30 दे रखा है, ठीक है ना। इसको सही कर लीजिएगा, एक्स वाई का मान हमें कितना दे रखा है 30 दे रखा है, वाई जेड की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 34 दे रखी है, 34 दे रखी है ना। तो आपको बताना है वाई एन का मान क्या होगा, है ना। तो जब भी आपके पास इस तरह का सवाल आएगा तो कॉन्सेप्ट जो लगता है वो ये लगता है कि 1/y(n), 1/y(n) का होल स्क्वायर प्लस प्लस नहीं होगा, बराबर 1/xy का होल स्क्वायर प्लस 1/yz का होल स्क्वायर। ये इसका कॉन्सेप्ट चलता है, मतलब 1/, इसका स्क्वायर बराबर 1/, इसका स्क्वायर प्लस 1/, इसका स्क्वायर। तो कुल मिलाकर हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसकी वैल्यू आपको पता है, ये है एक समकोण त्रिभुज, तो पाइथागोरस थ्योरम लगता है। आपने ट्रिपलेट पढ़ा होगा 12, 15 और 17 का, चेक करके देखिएगा। 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, दोनों को आप जोड़ोगे तो 5 4 9 है ना,
15 144 सॉरी 15 17 20 का होता है, सॉरी 15 17 20 को सही कर लीजिएगा। 15 17 और 12 15 17 एक सेकंड रुक जाइए। 12 15 और 17 पे अगर इसको लगाते हैं तो 17 का हो गया कितना 289, ठीक है। और 15 का होता है 225 और ये 144, ठीक है। 5 4 9 4 2 6 2 और 1 3 256 361 17 किसका होता है 12 15 17 19 का तो नहीं होता है ये, एक बार चेक कर लीजिएगा डेटा। एक बार निकाल ही लेते हैं, छोड़ो इसका अगर मान हमें निकालना हो, ट्रिपलेट छोड़िए, अगर हम मान निकाल लेते हैं तो आप क्या करेंगे, आपको पता है 34 का स्क्वायर माइनस का किसका स्क्वायर 30 का स्क्वायर करना पड़ेगा। देख लेते हैं निकाल करके इसको। तो 34 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो 34 को आप लोग स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आपको एक तो मान याद होगा 1156, बाकी आप निकाल भी सकते हो 4 चौके 16 के 6 हासिल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 4 3 12 और 1 कितना हो गया 13, ठीक है ना। 4 चौक 16 4 3 12 और 1 13, फिर 3 चौके 12 के 2 हासिल आया 1, 3 त्रिका 9 2, 3 चौक 12 12 के 2 हासिल आया 1, 3 त्रिका 9 और 1 10, ठीक है ना। तो आपका 1156 ऐसे भी आ जाएगा, बाकी अगर आपको याद रहेगा तो ज्यादा सही रहेगा। तो 1156 हो गया है ना, 1156 हो गया। माइनस 30 का स्क्वायर यानी 900 हो गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा 256 बचेगा, ठीक है ना। तो YZ की स्क्वायर की वैल्यू 256, तो YZ का मान हमें क्या मिलेगा 16 मिलेगा। तो ये जो ट्रिपलेट है वो 16 30 और 34 का है। हाँ 8 12 15 का HCF, ठीक है ना, ठीक है। 8 और 15 और 17 का होता है, चेक करिएगा। तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 15 का स्क्वायर 225 हो गया, तो 389। तो इसका जस्ट 2 गुना है 16 30 और क्या 34, चाहे आपको याद रहे और चाहे आप निकाल लो। तो यानी ये जो मान हो जाएगा वो आपका 16 हो जाएगा। इसको हमने आपके सामने निकाल भी दिया है और आप ट्रिपलेट से भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको जो कॉन्सेप्ट पता है वो क्या है कि 1/, इसको आप x ले लो, तो 1/x स्क्वायर बराबर 1/30 स्क्वायर प्लस 1/, आपका कितना हो जाएगा 34 का स्क्वायर, ठीक है। तो यानी x स्क्वायर की वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है। देखो यहां से आपके पास में क्या होगा 1/x स्क्वायर बराबर, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप इसका इस x का मान चाहिए ना, तो अगर उसको उधर भेज दे तो ये हो जाएगा 30 और प्लस कितना 34। इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 30 और 34 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 और 34 का एलसीएम आपके पास में 15 और 17, गुणनफल ही होना पड़ेगा इसका। तो 34 और 30 का हमें लेना है क्या एलसीएम, ठीक है ना। तो यानी कि ये आपका हो गया 17 दूना 34 हो गया, यानी 30 में 2 शामिल है, 17 3 51 यानी कि होगा 510, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका कितना होगा 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 17 और 15 कितना हो गया, इसको जोड़ेंगे आप लोग तो 15 और ये आपका स्क्वायर ही कर लीजिए, अगर स्क्वायर करेंगे वरना होगा नहीं। आपका x स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ये आपका हो गया 900 प्लस 1/, कितना 1156, ठीक है ना, 1156 आ जाएगा, है ना। इसको अगर आप जोड़ते हैं यानी कि मान निकालते हैं तो इसका मान कितना हो जाएगा, गुणनफल ही होगा इसका। तो 1156 प्लस 900 कर दीजिए, है ना, 6 2 8 5, ठीक है। और बटे में क्या होगा 900 × 11 56,
ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में 9 और 1 10 हो जाएगा 1000, 2056। 2056 को 900/1156 से गुणा कर दीजिए, 1156। ठीक है, अब ये किससे कट जाएगा? क्या ये 17 से कट सकता है? 17 छक्के 102 हो जाएगा और आपका 12 और 3 15 कट सकता है। 17 एक कम 17, फिर आपके पास 156, 3 17 दूना 34 16, ये नहीं कटेगा। चलो इसमें कुछ मिसप्रिंट हुआ होगा, इसका मतलब बाद में देख लेंगे इसको हम लोग। एक स्कूल में लड़कियों और लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम है, 36 किलोग्राम है यदि लड़कों की संख्या लड़कियों का 2 गुना है। यानी कि बॉय जो है वो गर्ल्स का कितना गुना है? 2 गुना, है ना। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 2 गुना है, यानी कि गर्ल्स जो है वो डबल है किसका? बॉयज का, यानी 1 क्या बन रहा है? 2 बन रहा है ना। फिर कहा गया लड़कियों और लड़कों का औसत वजन, यानी कि लड़कों का जो औसत वजन है वो 36 है और लड़कियों का औसत वजन कितना है? 30 है। तो आपको विद्यालय के सभी छात्रों का वजन बताना है औसत। तो हम लोग एवरेज आप लोग को निकालने का तरीका बताया हुआ है, एवरेज कुछ भी मान लो। तो हमने क्या मान लिया? 36 मान लिया। अब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 0 का डेविएशन आएगा, यहाँ पर कितने का डेविएशन आ जाएगा? -6। -6 मतलब 6 दूनी 12, है ना, -12। इस -12 को कितने हिस्से में बांटेंगे? 3 हिस्से में, क्योंकि टोटल लोग कितने हमारे पास? 3, तो 3 चौके 12, यानी माइनस का कितना हो जाएगा? 4। तो 36 में 4 जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास में? 32, यानी इसका जो एवरेज होगा वो 32 होगा। आगे बढ़ते हैं। एक घड़ी को अंकित मूल्य के 4/5 पर बेचने पर 10% की हानि होती है। घड़ी के अंकित मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात क्या है? ठीक है ना, मूल्य के 4/5 पर बेचने पर, तो अंकित मूल्य का कितना निकालना पड़ेगा? 4/5। देखो भाई, हम मान लेते हैं इसका जो MRP रहा होगा, MP और SP का अनुपात यहां से निकाला जा सकता है। किसका किसका? MP और SP। तो क्या कह रहा है? अंकित मूल्य का 4/5, तो अंकित मूल्य को आप क्या मान लीजिए? 5 मान लीजिए। तो आपका जो SP होगा वो कितना होगा? 4 होगा। ठीक है ना। तो ऐसा करने पर हानि होती है। हानि जो होती है वो किसके किसके बीच होती है? CP और SP। तो CP और SP जो है वो हानि पर है, यानी 10 की वस्तु जो बेची गई वो 9 में बेची गई। इसका कहने का मतलब ये है, 10 की वस्तु कितने बेची गई? 9। भाई अगर आपको 10% की हानि लेनी है तो यानी 10 की वस्तु को 1 रुपए कम यानी 9 में बेचेंगे। अब कहा गया कि अंकित मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात। देखो यहां पर SP की वैल्यू 4 है और यहां पर SP की वैल्यू 9 है। तो क्या ये दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए? बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, क्योंकि दोनों SP है। तो इसको 4 और 9 को बराबर करने के लिए 36 बनाना पड़ेगा। इसको किससे गुणा करना पड़ेगा? 9 से, और इसको किससे करना पड़ेगा? 4 से। तो करिएगा, तो ये हो गया 9 पचे 45, ये हो गया 9 चौके 36, और यहां से CP जो होगा वो 10 चौके 40, और ये आपका 9 चौके कितना हो गया? 36 हो गया। तो बराबर हो गया ना। तो MP की वैल्यू यहां से हमें कितनी मिल गई? 45, और इसका जो CP मिल गया वो कितना मिल गया? 40 मिल गया। तो हमें किसके किसके बीच में रेशियो बताना है? अंकित मूल्य और लागत मूल्य। तो अंकित मूल्य हो गया 45 और लागत मूल्य हो गया 40। 5 से काटेंगे, 5 9 5 8 40, यानी जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा? 9:8 बनेगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। 5 पुरुष 8 महिलाएं एक कार्य को करते हुए 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि उसी कार्य को 3 पुरुष और 7 महिलाएं 15 दिनों में। तो यहां पर हम एक तरफ लिख लेंगे 5 मैन प्लस 8 वुमेन इस काम को कर पा रहे हैं 12 दिन में, और जितना काम ये है उतना ही काम 3 मैन 3 पुरुष और कितनी महिलाएं? 7 महिलाएं कर पा रही हैं इसे 15 दिनों में। तो ये दोनों चीजें आपस में क्या हैं? बराबर हैं, है ना। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 12 पंचे कितना हो गया? 60 हो गया।
एक काम करते हैं, एक बार इसको छोटा कर लेते हैं, इन दोनों काट देते हैं। तो 4 3 से काट दो, 3 चौके और 3 पचे। अब गुणा कराइए आप इसको, अब आप इसको गुणा कराइए, गुणा करा सकते हैं ना। यहाँ पे ये 5 होगा, 5 गुणा कराएंगे तो 5 चौके कितना हो गया 20m प्लस 8 चौके 32 ओमेन बराबर 5 तिहाई 15m प्लस 7 पचे 35w। ठीक है, तो यहां से m की वैल्यू एक तरफ करनी है और w की वैल्यू एक तरफ, तो इसको इधर ले आइए और उसको उधर कर दीजिए। तो 20 इधर है ही है, 15 इधर आएगा तो कितना बचेगा 5m बराबर 35 इधर है, 32 उधर जाएगा तो घटेगा तो कितना बचेगा 3w। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इतने में? यानी यहां से 5m बराबर 3w आने का मतलब यह है कि 5 आदमियों की क्षमता 3 महिलाओं के क्या है बराबर है। तो हमसे क्या पूछ रहा है 11 महिलाएं समान कार्य, यानी 11 महिलाओं के बारे में बताना है। अच्छा, आपको पता था कि 5 मैन और प्लस 8 वुमेन इस कार्य को कितने दिन में कर पा रहे हैं 12 दिन में कर पा रहे हैं। ऐसा सवाल में आपको बोला गया था। आपको पता चल गया कि जहां पर 5 आदमी लिखा होगा वहां पर हम क्या लिख सकते हैं 3 महिलाएं। तो 5 आदमियों को 3 महिलाओं से बदला जा सकता है, यानी जहां पे 5 आदमी लिखा होगा वहां पर हम लोग 3 महिलाएं लिख सकते हैं बराबर 8 प्लस 8 महिलाएं पहले से कै दिन था 12 दिन था। टोटल आप इसको जोड़िएगा तो 8 और 3 कितना हो गया 11 महिलाएं, 11 महिलाएं मिलाकर कितना दिन हो गया ये 12 दिन, यानी कि 11 महिलाएं उस कार्य को 12 दिन में खत्म कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल a और b का मान ज्ञात करना है। निम्नलिखित मान को क्या करेगा संतुष्ट करेगा। तो दो रास्ते हैं, या तो इसमें से किसी एक को बराबर करके काट लो और या तो हिट एंड ट्राई वाला मेथड लगा लीजिए, है ना। ठीक है भाई, तो गुणा करके देखो 9 छाक कितना हो गया 54 और 8 सते 56, है ना। 9 छाक 54, 8 सते 56, नहीं बनेगा ना 30, बोलिए नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर 9 30 लाना है जोड़ करके, तो ये आपका 9 8 कितना हुआ 72 माइनस का अब प्लस 8 सते 56, क्या ये 30 देगा नहीं देगा। आगे बढ़ के देखते और देख लेते हैं, हमारे पास में क्या है 8 9 कितना हो गया 72, ऑप्शन नंबर सी चेक कर रहे हैं, माइनस का 6 सत्ते 42, है ना। तो इसकी वैल्यू 30 आ रही है, तो हमारा आंसर ये हो सकता है। आगे ऑप्शन नंबर डी भी चेक कर लेंगे, तो यहाँ पर माइनस का 6 मतलब 6 9 कितना हुआ 54 माइनस का और फिर प्लस का 8 सते 56, नहीं आएगा इससे भी 30, तो हमारा पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। क्या कह रहा है, नीचे दी गई तालिका 5 अलग अलग दिनों में लिखे गए शब्दों की संख्या, यानी सोमवार को कितने शब्द लिखे गए 360 शब्द लिखे गए, है ना। फिर मंगलवार को 540 शब्द लिखे गए, मंगलवार को कितने शब्द लिखे गए 540, बुधवार को 420, गुरुवार को 300 और शुक्रवार को 200। कहा गया कि प्रत्येक शब्द में इतना 1.5 सेंटीमीटर क्यूब 1.5 सेंटीमीटर क्यूब स्याही का उपयोग होता है। तो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कितनी स्याही लगेगी, तो ये निकाल लीजिए कि कुल कितने शब्द लिखे जाएंगे, यानी सबको जोड़ लीजिए। तो 0 हो गया, 6 4 10 2 12 के 2 हासिल आया 1, हासिल 1 आ गया ना। तो 3 3 और 5 कितना हो गया 8, 8 4 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 और 1 18, यानी सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक कुल 1820 शब्द लिखे जाएंगे। एक शब्द लिखने में कितना खर्चा आता है सेंटीमीटर क्यूब में, तो 1.5, तो गुणा कर दीजिए, पॉइंट हटाओगे 0 कट जाएगा, तो 15 दूना 30 के 0 हासिल आया 3, 15 8 120 और 3 23 हो गया, है ना। 15 1 कम 15 और 12 कितना हो जाएगा 27, तो आंसर हमारा 2730 होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। निम्नलिखित समीकरण को सरल करना है, कर सकते हैं हम लोग, है ना। सबसे पहले हम लोग बड़े ब्रैकेट में जो छोटा ब्रैकेट है इस पर आएंगे और मझला ब्रैकेट, और मझले ब्रैकेट से हम लोग कहाँ जाएंगे सबसे पहले एकदम छोटे वाले ब्रैकेट पर। तो सबसे छोटा वाला जो ब्रैकेट है उसी को सॉल्व किया जाएगा, यानी ये वाला।
यानी 172 में से सबसे पहले किसको घटाएंगे, सॉरी 128 में से सबसे पहले किसको घटाया जाएगा, 72 को। तो 128 में से जब 72 घटाएंगे तो 28 इधर 28 उधर, यानी कितना बनेगा 56। गुणे में क्या होगा 5, ये ब्रैकेट बंद होगा, भाग में क्या आएगा 16 और फिर बड़ा ब्रैकेट, है ना। अब हम इसको आराम से भाग कर सकते हैं, तो 56 को 56 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 64 का गुणा किससे कराएंगे 5 से। तो कुछ इस तरह से बनेगा 64 गुणे 5, है ना। और बटे में क्या हो जाएगा 64 गुणे 5, 64 गुणे 5, और बटे में क्या रहेगा क्योंकि भाग हो रहा है ना 16, तो ये आपका 16 चौके 64, और आंसर आपका 5 चौके कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्लियर है भाई, आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है n 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे n में जोड़ा जाए ताकि संख्या पूर्ण वर्ग। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 5, 6, 8 का एलसीएम। तो 5, 6, 8 का एलसीएम हमारे पास में कितना हो सकता है? क्या 5, 6, 8 का एलसीएम 240 हो जाएगा? 120 हो सकता है, 120 कर लीजिए, है ना, 120 ज्यादा सही रहेगा। तो 5, 6, 8 का एलसीएम कितना आ गया? 120 आ गया। अब एलसीएम ही क्यों निकाला? क्योंकि ये एक ऐसी संख्या है सबसे छोटी जो इनसे कटेगी, है ना। अच्छा, अब ये संख्या हमें कितने अंकों में चाहिए? 3 अंकों में। अच्छा, क्योंकि 3 अंकों में ही तो है तो सबसे बड़ी संख्या तो यही है, यानी जो एलसीएम आया यही वो संख्या है 3 अंकों में, सबसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये तो सबसे छोटी आ गई, सबसे बड़ी क्या होगी? सबसे बड़ी जो होगी वो 999 के आसपास होगी, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों में 999 है ना। इस 999 को हम लोग किससे भाग करेंगे? 120 से। आपको पता चल गया होगा किससे कटेगा, तो आप कहेंगे ये कटेगा 12 8 96, यानी कितना 960 हो जाएगा। हमारे पास में शेषफल कितना आ गया? 39। तो देखिए हमें उस संख्या पे पहुंचना है जो इनसे कटे, यानी वो संख्या जो है वो कितनी है? 960 ही है भाई। चाहो तो आप इसमें से घटा दो 120 में से 39, है ना, और कमी निकाल लो, क्योंकि अगला 12 9 कितना हो जाएगा? 1080 हो जाएगा। यानी सबसे बड़ी संख्या जो इनसे कटेगी 120 से वो कौन सी होगी? 960 होगी, 960। ठीक है, ये तो होगी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 5, 6, 8 में विभाजित करने पर, ठीक है। तो ये जो 960 है वो तो 100 इनसे कट जाएगी। अब चूंकि हमें शेषफल बचाना है तो वह जो संख्या होगी जो इनसे कटने पर शेषफल 4 देगी वो कितनी होगी? 964। अब 964 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि एक जो संख्या हो वो पूर्ण वर्ग बन जाए। अब 900 के आसपास में पूर्ण वर्ग संख्या एक 961 है, तो हम लोग जोड़ करके 961 ला नहीं सकते हैं। 961 जो है वो किसका वर्ग है? तो आप कहेंगे 961 जो है वो 31 का वर्ग है। अब आप सोचिए 32 के बारे में, 32 का वर्ग कितना होता है? 1024 होता है, तो हम इसको 1024 बना सकते हैं। अच्छा, 1024 बनाने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 64 में कितना जोड़ दिया जाए कि वो 1024 हो जाए? तो आप कहेंगे अगर इसमें हम लोग 60 जोड़ देंगे तो वो 1024 हो जाएगा। भाई 964 में अगर हम लोग 60 को ऐड कर दें तो यहाँ पर 4 6 6 12 9 और 1 10, 1024 हो जाएगा ना। तो इसका उत्तर जो होगा वो 60 होगा। आगे बढ़ेंगे। राज अपने पैसे का 10% खर्च किया, वह बचे हुए पैसे का 70% बैंक में जमा किया। यदि उसके पास इतने बचे तो उसकी धनराशि कितनी थी? तो मान लेंगे उसके पास x धनराशि थी, उसने सबसे पहले कितना खर्चा कर दिया? 10 खर्चा किया, तो कितना बचेगा? 90%, नहीं 90/100। फिर कितना खर्चा कर दिया उसने? 70%, तो कितना बचा उसके पास? 30, तो 30/100। और ये सब जो बराबर है वो किसके है? 2646 के, है ना। 2646 के क्या है? बराबर है। आप 2 जीरो को यहां से क्या कर दीजिए? आराम से काट दीजिए। ये संख्या 9 से कट जाएगी। 9 दूनी कितना होगा? 18, 18 और 8 यानी 84, 9 9 81, 9 चौके 36।
फिर आप इसको 3 से काट दीजिए, कट जाएगा आराम से। तो 3 नमक कितना हो गया 27, 27 और 2 3 अठे 24 हो जाएगा। यानी x का मान जो आ जाएगा वो 98 को किससे गुणा करने से आएगा 100 से, यानी कितना हो जाएगा 98 100 होगा। आगे बढ़ते हैं। दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से होकर जाते हैं, है ना। दोनों वृत्त जो हैं वो एक दूसरे के केंद्र से होकर जा रहे हैं, एक दूसरे के सेंटर से, है ना। तो इसकी एक उभयनिष्ठ जीवा है ना, उभयनिष्ठ जो जीवा है, इनकी त्रिज्याएं भी क्या है समान है, त्रिज्याएं भी क्या है समान है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 14√3 है ना। तो दोनों वृत्तों की परिधियों का क्या बताना है योग। अच्छा, दोनों वृत्तों की जो त्रिज्याएं हैं वो आपस में क्या बोली गई हैं बराबर हैं, बराबर हैं। तो बराबर जब भी ये कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, है ना। जो ये जो उभयनिष्ठ जीवा होगी, इस जीवा की जो लंबाई होगी वो r√3 के बराबर होगी। ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है कि अगर दो वृत्त बराबर त्रिज्या के हैं और दोनों वृत्त एक दूसरे के सेंटर से होकर जा रहे हैं तो वहां पर दोनों की जीवाएं जो उभयनिष्ठ जीवा होगी वो r√3 होगी। अब जीवा की लंबाई आपको कितनी दे रखी है 14√3, ये किसके बराबर होगा r√3 के। तो यहां से आपके r की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई 14 आ गई। अब आपको बताना है दोनों वृत्तों की परिधियों का योग। तो एक वृत्त की परिधि होती है 2πr, तो दो वृत्तों की परिधि क्या हो जाएगी 4πr। तो यहां पर 4 पाई की वैल्यू 22/7 और r का मान कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। यहां से हम इसको कैंसिल कर देंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बच गया, कितना हो जाएगा भाई 8 22 चौके कितना हुआ 88, 88 दूना 176, यानी 176 इसका करेक्ट जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल के ऊपर। किसी राशि का 5% साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है, तो कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर होगा। ठीक है ना। तो 25 साल में हो जाएगा क्योंकि 5 5 5 करके चलेगा, है ना। मूलधन के बराबर होगा मतलब अगर 100 रुपए ब्याज, अगर 100 ब्याज है तो ब्याज, अगर 100 मूलधन है तो ब्याज भी कितना मिल जाए 100। तो आप देखो 20% मिला 5 साल में, फिर 20% मिलेगा फिर अगले 5 साल में, फिर 20% मिलेगा फिर अगले 5 साल में, फिर 20% मिलेगा अगले 5 साल में। तो कितने साल हो गए, कितना हो गया 20 20 40 20 60 20 80, फिर एक बार और दे दो तो 5 और साल। तो 5 साल 5 साल 5 साल 5 साल 5 साल कुल मिला के कितने साल हो गए 25 साल हो जाएगा। बस आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, नीचे दिया गया लाइन ग्राफ 5 अलग अलग महीनों के दौरान खेले गए क्रिकेट और फुटबॉल मैचों की संख्या को दर्शाता है। जनवरी से मई तक प्रति माह खेले गए फुटबॉल मैचों की औसत संख्या। तो फुटबॉल मैच कौन सा है, ये वाला स्क्वायर वाला, ठीक है ना। कहां से कहां तक बताना है भाई, जनवरी से लेकर के मई तक बताना है। तो आप देखो जनवरी में कितने फुटबॉल मैच खेले गए, जनवरी में कितने खेले गए 36 खेले गए, इसमें कितने खेले गए 28 खेले गए, यहां कितने खेले गए 54, ठीक है। उसके बाद यहां पे कितने खेले गए 24, और उसके बाद कितने खेले गए 32 मैच खेले गए। तो ये हो गई इनकी टोटल संख्या 36 28 54 24 32। इसका औसत निकालने के लिए इन सबको जोड़ करके किससे भाग करना पड़ेगा 5 से। तो आप इनको क्या कर दीजिए 5 से भाग कर दीजिए। अब पहले आप इन्हें जोड़िए, तो जब आप जोड़ेंगे तो 6 6 4 10, है ना। 10 और 2 12, 12 और 8 20, 20 और 4 कितना हो गया 24, 24 के 4 हासिल आ गया हमारे पास में 2। अब इनको जोड़ लेते हैं 3 3 2 5, 5 5 5 10, 10 2 12, 12 और 3 कितना हो गया 15, 15 और 2 कितना हो गया 17, 17 के बाद इसको 5 से भाग कर दीजिएगा। 5 से जब आप इसे भाग करेंगे तो कै बार में जाएगा, तो 5 तिहाई 15, कितना बच गया 2 बच गया, यानी 24, 5 चौके 20। तो 34 करके एक ही ऑप्शन है हमारे पास, तो यही उत्तर हो जाएगा
34.8। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल, एक धातु का गोलाकार गेंद आंतरिक और बाह्य सतहों की त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर इतना ठोस वर्तुलाकार बेलन में ढाला जाता है तो बेलन के आधार का व्यास यानी बेलन की त्रिज्या, यानी कहने का मतलब है इसको पिघला करके ये बनाया गया। तो जो भी चीज पिघलाई जाती है और जो भी चीज बनाई जाती है दोनों के आयतन क्या है, बराबर। अच्छा, ये जो गोला है वो खोखला गोला है। खोखले गोले का जो आयतन होता है वो आपको पता है, पूरे गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, और उसके अंदर वाले गोले का आयतन 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, है ना, प्लस होगा, नहीं माइनस ही होता है ना, ये चीज आपका माइनस ही रहेगा क्योंकि अर्धगोला है ना, तो ये आप माइनस ही रखिएगा। 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब, ठीक है। ये आपका एक खोखले गोले का आयतन निकालने का फॉर्मूला बनने जा रहा है। क्या बनेगा, 4/3 पाई को कॉमन कर लीजिए तो आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ये होगा। अच्छा, ये पूरा जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, लंब वर्तुलाकार बेलन, यानी 1/3 पाई आर, 1/3 बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच के। तो ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया 4/3 आर क्यूब माइनस आर क्यूब। तो देखो 6 का क्यूब कितना हो गया, 216, और 5 का क्यूब कितना हो गया, 125। इन दोनों का अंतर निकालेंगे, 6 में से 5 गया कितना बचेगा, 1 बचेगा, 11 में से 2 गया क्या बचेगा, 9, ठीक है, यानी 91। कोई दिक्कत किसी को, यानी कि इसको हमने जब सॉल्व किया तो कितना आ गया, 91 आ गया, बराबर क्या होगा, आर स्क्वायर एच, एच का मान 30×90 और 1 91, एच का मान 91 बटे कितना है, 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल, 91 से 91 कैंसिल, आर स्क्वायर का मान कितना आ गया, 4, यानी आर बराबर 2। तो व्यास जो होगा वो कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपका इस तरीके से है ना। 20 नंबर सवाल को हम लोग कर दिया जाए। देखिए यहां पे जहां जहां भाग लिखा है वहां की भिन्न को हम लोग पलट देते हैं, देखते हैं क्या होता है। 2/5, 5/2 है, 5/2, उसके बाद भाग लगा है ना, तो आप इसको फिर से 5/2 कर दीजिए, पलट देंगे, गुणे 1/5, फिर बीच में माइनस का निशान है, 1/5 है, इसको आप पलट दीजिए तो 5 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, गुणे आपका 5/2 तो है ही। फिर हम नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपका 2/5, इसको आप लोग गुणा ही लगा है ना, तो आप इसको कितना लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 2/25 लिख सकते हैं, गुणा करा करके डायरेक्ट, माइनस यहाँ पर है 1/5, 1/5 गुणे 5/2 गुणे 4/25 लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि यहाँ पे भाग लगा है ना, तो पलट देंगे, और प्लस क्या लगा है, 1/2, भाग है तो 5/2 और गुणे 1/5। देखते हैं इसमें हम लोग क्या क्या काट सकते हैं। देखो भाई, देखिए क्या क्या कट सकता है, सबसे पहले 5 से 5 कट सकता है ना, इस 5 से ये 5 कट सकता है, ठीक है, इस 5 से ये 5 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट गया, इस 5 से ये 5 कट गया। अब जो बचा उसको लिखो, तो यहां पर क्या कितना बचा है, 5/4 माइनस 5/6 बटे में 2/25, 2/25 माइनस ये कट गया, ये कट गया, तो क्या बचा है 2/25 प्लस 1/4। ये चीजें आपके पास बची हैं, इसको सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम जो होगा वो 24 होगा, 24 हो जाएगा, 6 पंचे हमारे पास में 30 हो गया, है ना, 6 चौके 24, 6 बार में जाएगा
5 चौके 20 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा। ठीक है ना भाई, 24 को 4 से भाग करेंगे कितना आएगा, 4 छंग 24 और 5 30, यानी 6 पंचे 30 होगा ये। सॉरी, ये आपका 24 30 माइनस 6 चौक 24, 5 चौक 20 हो जाएगा। ठीक है, बटे में क्या होगा, यहाँ पे इसका एलसीएम हमारे पास में 100 होगा। 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, 4 दूनी 8। अच्छा, ये तो कट भी सकता था, तो लेने का कोई मतलब ही नहीं है। तो आपके पास में यहाँ पे 1 बटे कितना हो गया, 4। सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 10 बटे कितना होगा, 24, और इसको पलट दोगे तो ऊपर 4 आ जाएगा। 4 छंग कितना होगा, 24 हो जाएगा, है ना। तो आपके पास में 5 बटे 3 आना चाहिए, है ना। चलिए, कुछ गलत हो गया होगा, इसका मतलब चेक कर लिया जाए। 5 बटे 2 है, फिर 5 बटे 2 है, फिर 1 बटे 5 माइनस का 1 बटे 5, 5 बटे 3 है, ठीक है ना, फिर 5 बटे 2 है। सही कर लिया हमने इसको। तो ये हो गया 2 बटे 25 माइनस 1 बटे 5 गुणे 5 बटे 2, और ये हो गया 4 बटे 25। सही है, प्लस 1 बटे 2 गुणे 5 बटे 2 गुणे 1 बटे 5। सही तो है। तो 5 से 5 हमारे पास कैंसिल हो गया, ठीक है ना। और ये हो गया 5 2 गुणे 2 4 हो गया। इस 5 से ये वाला 5 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आया 5 बटे 6 आ गया। फिर 2 बटे 25 हुआ, यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल, 2 दूनी 4 कैंसिल, तो फिर से 2 बटे 25 आ गया। ये माइनस का 2 बटे 25, ये प्लस का 2 बटे 25 कैंसिल हो गया, 1 बटे 4 हो गया। यहाँ से एलसीएम 6 और 4 का एलसीएम एक बार फिर से ले लेते हैं। 6 और 4 का एलसीएम मान लीजिए अगर हम 12 ले लेते हैं, तो 4 3 12, 5 3 15 हो जाएगा, और 6 दूनी 12, 5 दूनी तब भी वही आएगा, 5 बटे 12 करके 1 बटे 4। क्वेश्चन सही तो है, इसका आंसर 5 बटे 3 ही आना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा लंबाई 2 वृत्तों के लिए 24 सेंटीमीटर है, उनके 6 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर जिनकी त्रिज्याएं केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है ना। केंद्रों के बीच की दूरी बतानी है ना। आपको दिया है सीधी उभयनिष्ठ, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, DCT बोलते हैं इसको। तो DCT का डायरेक्ट फॉर्मूला हमको पता होता है, DCT बराबर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ना। 2 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा इस तरह से आपको दिया गया है, सीधी उभयनिष्ठ रेखा इसको बोलते हैं ना। तो DCT का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √D² माइनस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर, ठीक है ना। कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर इसका DCT का फॉर्मूला होता है। तो DCT डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आपको कितना दिया गया है, 24, तो ये हो गया 24। D जो है वो उनके बीच की दूरी होती है, तो निकालनी, उसको ऐसे रहने दो। 16 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100, 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 हो गया। क्लियर है। अब यहां से हम लोग क्या करें, इसके बाद आप इसको इधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा कितना, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 576, ठीक है ना, बराबर D² माइनस का कितना, 100, इसको भेजोगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 676, 676 बराबर D²। तो यहां से D का जो मान आ जाएगा वो आपका 26 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो ये DCT यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला है, √D² माइनस कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। कैपिटल R की वैल्यू 16 दे रखी है और स्मॉल r की वैल्यू r दे रखी है। क्लियर है। अगर यही चीज TCT यानी कि ट्रांसवर्सल टेंजेंट लाइन होता, ट्रांसवर्सल टेंजेंट लाइन मतलब इस तरह से अगर होता, तो इसके फॉर्मूले में यहाँ पर माइनस, यहाँ पे केवल क्या हो जाता, प्लस हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक साइकिल के पहिए का व्यास 7 सेंटीमीटर है। एक साइकिल चालक जो है वो 36.3 किलोमीटर प्रति घंटा की गंतव्य तक पहुंचने में 75 मिनट। तो सबसे पहले उसकी दूरी निकाल लीजिए आप। दूरी जो है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितनी है, 36.3 और समय कितना है, 75। इसको आप घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए, 60 से भाग कर दीजिए। सॉल्व करेंगे, यहां से पॉइंट हटाओगे तो यहां पर एक 0 आएगा। 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60 हो गया।
सही है। तो ये आ गई दूरी किसमें, किलोमीटर में। तो आप तो सबसे पहले इस दूरी को किलोमीटर से छोड़ करके किसमें कन्वर्ट करिए, मीटर में। तो आप इसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 363 गुणे 5 बटे कितना 40, और उसके बाद 1000 से गुणा कर दीजिए तो किसमें आ जाएगा, मीटर में। और उसके बाद मीटर में लाने के बाद इसको 100 से फिर से गुणा कर दीजिए तो किसमें आ जाएगा, सेंटीमीटर में, क्योंकि जो आपको व्यास दे रखा है वो सेंटीमीटर में दे रखा है। तो कुल मिलाकर उसको जो डिस्टेंस जानी है वो इतनी जानी है। ठीक है भाई, डिस्टेंस जो जानी है वो इतनी जानी है। अब आपको पता है कि एक कोई भी पहिया जो होता है वो एक राउंड में, एक चक्कर में कितनी दूरी चलता है, तो एक चक्कर में उतनी ही दूरी चलता है जितना उसका व्यास होता है। तो उसका व्यास जो होगा वो कितना होगा, 2 पाई आर। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमें कितनी दी गई, 7। 7 का आधा करना पड़ेगा क्योंकि आर जो है वो त्रिज्या नहीं व्यास है। तो ये आपका 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। यानी जो पहिया है वो एक राउंड में 22 सेंटीमीटर की दूरी को कवर कर रहा है। आगे बात समझ में। तो कितनी दूरी जानी, इतना सेंटीमीटर। तो क्या करो आप, सीधा सीधा इस पूरी वैल्यू को सीधा आप किससे भाग कर दीजिए, 22 से भाग कर दीजिए, गुणे 100 को 22 से भाग कर दीजिए। बस जो आएगा वो आपका उत्तर होगा। 11 से काट दो, 11 तियाई 33, 11 तियाई 33, 11 दूना 22, है ना। ये कटेगा आपका 5 एकम 5, 5 अठे 40। फिर काटिएगा, ये आपका 8 एकम 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 8 पंचे 40, 125 अट्ठे होता ही है, आप जानते ही हो। अब यहां से ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, 33 गुणे 125, 125 गुणे 50, ठीक है ना। तो आखिरी में 0 आएगा, तो 0 तो सब में है। अच्छा, आखिरी में 0 के बाद 5 भी आएगा, क्योंकि देखो 5 की संख्या इसमें ज्यादा है ना। देखो अगर इस 0 को हटा दे तो 50 कितना हुआ 25, और 5 नहीं फिर 15, यानी आखिरी में 0 के बाद क्या आना चाहिए 5। तो 0 के बाद 5 कहाँ पे आ रहा है, केवल एक ही ऑप्शन में। अच्छा, आप इसको गुणा कराओगे तो यही चीज आएगी, तो हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है। यानी इसका आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। एक समाज में 62.5 सदस्यों की औसत आयु 120 वर्ष है। 58.2 नए सदस्यों के जोड़ने पर औसत आयु 30 वर्ष हो जाती है। तो नए शामिल हुए सदस्यों की आयु कितनी है ना। तो जो नए सदस्य आए हैं, तो नए शामिल जो सदस्य आए हैं उनकी औसत आयु क्या है। ठीक है भाई, देखो इसमें हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम टोटल योग निकाल लें कि 62.5 को किससे गुणा कर दें, 120 से, क्योंकि औसत गुणे संख्याओं की संख्या, पॉइंट हटाओगे 0 कट जाएगा। 12 पंचे 60 के 0 हासिल आया 6, 12 दूना 24 और 6 30 के 0 हासिल आया 3, 12 छक 72 और 3 75, ये टोटल आयु हो गई, है ना। ऐसे ही 58.2 नए सदस्यों के जोड़ने पर औसत आयु कितनी हो जाती है, 58.2। ठीक है, गुणा कर लेते हैं। क्या करिए आप, 58.2 को गुणा कर दीजिए किससे, 30 से, औसत आयु 30 हो जाती है। पॉइंट हटाओगे 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 अठे 24 के 4 हासिल आया 2, 3 पचे 15 और 2 17, 1746 हो गई। तो देखिएगा जनसंख्या में कितने कमी आ गई है यहाँ पर। तो जनसंख्या में जो टोटल कमी आई है वो आई है 10 में 6 गया 4, 9 में 4 गया 5, 14 में 7 गया 7, और यहाँ पर बचा 6 में 1 गया 5। इतने की कमी आ गई। इतने की कमी क्यों आई है, कुछ गलत सवाल लग रहा है, क्योंकि ये 58.2 नए सदस्य 62.5 नए सदस्य, ऐसा तो नहीं कि 62 और 58 ही था केवल। चलिए बाद में देखेंगे, अल्लाह सवाल देख लीजिएगा। अच्छा, 24वां सवाल है PQRS TU 2/5 है, तो आपको वैल्यू बतानी है। कोई दिक्कत नहीं है,
PQ बराबर 2/5, RS बराबर 2/5, TU बराबर भी कितना है 2/5 ही है ना। तो सब कुछ यानी P अनुपात Q की बात करें तो 2/5, 2:5 है। R रेशियो S की बात करें तो वो भी 2:5 है। T रेशियो U की बात करें तो वो भी 2 अनुपात कितना है 5। तो हम लोग यहां से क्या निकाल लें, P Q R S T U, P Q R S T U है ना, इसको निकाल लेते हैं P Q R S T U, ठीक है 2/5, ठीक है। तो यहां से इसको हम लोग कैसे करें, PQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, 5, RS की वैल्यू हमारे पास में कितनी हो जाएगी 2, 5, TU की वैल्यू 2, 5, ठीक है। एक काम करते हैं यहां से PQ RS और TU, तो इसमें कुछ कॉमन तो दिखाई नहीं दे रहा है ना, PQ RS TU कुछ भी तो कॉमन नहीं है, तो क्या दिक्कत है। PQ की वैल्यू 2, 5 हो गई, RS की वैल्यू 2, 5 हो गई और TU की वैल्यू भी 2, 5 हो गई, कुछ कॉमन नहीं है तो इसको मिलाने का कोई मतलब नहीं दिख रहा है हमें, तो यही मान इनका अलग अलग हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहां से किसकी वैल्यू बतानी है 4Q, Q का मान कितना है 5, तो 5 चौके 20 प्लस 3R, R की वैल्यू क्या है 2, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस T कितना है 2 है तो 7 दूनी 14 हो गया, ठीक है। रेशियो बनाएंगे 4Q का मतलब 4 पंचे 20 है, फिर से 20 हो गया प्लस 3S 5 3 15 हो गया, ठीक है, प्लस 7U यानी कि 7 पचे 35 जोड़ लो भाई इसको, तो 14 6 20 और 20 कितना हो गया 40 हो गया, है ना। फिर यहां पे आप जोड़ोगे तो 5 और 5 20, 35 और 15 कितना हो गया 50, 50 और 20 60 हो गया, ठीक है ना। 2:3 इसका उत्तर आ जाएगा, है ना 2:3, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा 2:3 ही इसका उत्तर आएगा। तो कुछ भी कॉमन हमें नहीं दिखाई दे रहा है, ना PQ में कुछ कॉमन है, ना RS में कुछ कॉमन है, ना TU में, तो 2/5। तो Q का मान कितना रखेंगे 4Q, तो 4Q मतलब 4 पंचे 20 हुआ, फिर 3R, R का मतलब 2, 3 दूनी 6 हुआ, ST का मतलब 7 दूनी 14, 14 6 20 और 20 40, यहां पर ये आपका 70 होगा, सॉरी इसको आप 70 कर लीजिएगा, ठीक है भाई। 15 और 35 कितना हुआ 50, 50 और 20 70, तो ये 4:7 होगा, 11 नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि MA sin स्क्वायर y बराबर B sin, तो जैसा ये है वैसा रखते चले जाओ, तो B स्क्वायर यहां शुरुआत करिए B स्क्वायर, भाई M स्क्वायर का मान कितना होगा, M स्क्वायर का मान A स्क्वायर sin स्क्वायर है, अगर Y स्क्वायर का पूछेगा तो B स्क्वायर cos स्क्वायर है, इसको हमने स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, क्लियर है। तो यहां पे M स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी A स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर A, ठीक है, प्लस फिर यहां पर क्या लिखा है A स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो A स्क्वायर को आप A ही स्क्वायर रहने दीजिए, वाई स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं B स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर A, B स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर A लिखा जा सकता है, बोलिए। और प्लस यहां क्या होगा A स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो A स्क्वायर को आप A स्क्वायर ही रहने दो, वाई स्क्वायर जहां पे लिखा होगा, जहां पे वाई स्क्वायर लिखा होगा वहां पे आप क्या लिख सकते हैं B स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर A, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर A, ठीक है। बटे में क्या होगा B स्क्वायर M स्क्वायर, तो B स्क्वायर ऐसे लिखा रहने दो, M स्क्वायर के यहाँ पे क्या हो जाएगा A स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर A, कोई दिक्कत। और माइनस का क्या है कॉसेक स्क्वायर A, ये चीज आपको दिया गया है। अब आप देखो यहां से, अगर इस ब्रैकेट को हम लोग यहां से हटा दें, रिमूव कर दें, अगर इस ब्रैकेट को यहां से हम लोग रिमूव कर दें
ठीक है ना, ब्रैकेट को अगर आप हटाओगे, ठीक है, तो ब्रैकेट को हटाओ तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए होगा, और यहां से भी ब्रैकेट हटाओगे तो ये, तो देखो यहां भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, यहां भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को क्या कर लीजिए कॉमन, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कितना कॉस स्क्वायर ए बचेगा, बोलिए बचेगा ना, प्लस ये आपका देखो कट जाएगा, ये दोनों चीजें कट जाएंगी, और कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉट स्क्वायर ए होता है, और माइनस का क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, ये आपका ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 1 गुणे 1 1 ही रहेगा, और प्लस इसका मान भी 1 ही होता है। आप लोगों ने त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण पढ़ा होगा, उस त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों में आपने पढ़ा होगा कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो इसका आंसर जो होगा वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसमें कुछ क्वेश्चन जो थे वो थोड़ा सा गलत थे, उनके ऑप्शन मैच नहीं हो रहे थे, लेकिन जो सोल्यूशन आपको बताया गया वो सोल्यूशन ही सही है, उसी को आप लोग मानकर चलिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 2500 क्वेश्चन जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं। अब अगली जो क्लास होगी वो आपका जो नेक्स्ट एसटी होगा उसको लेकर होगी। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगली एसटी में हम लोग मिलते हैं।